ओके, तो वीडियो के लिए मैं फिर से कुछ बातें ऐसी बोल देता हूं ताकि कंटिन्यूटी बन जाए। तो अभी जनाब हमने लास्ट लेक्चर जो था उसमें यहां तक सारी बातें की थी, और जो जो कुछ पढ़ा आपने लेवल्स के बारे में, नेबरशिप की टाइप्स के बारे में, राउटर के रोल्स के बारे में। अब इससे आगे हमारी कंटिन्यूटी जो है वो ये है कि आज हमने लैब इसकी इंप्लीमेंट करनी है। लैब के लिए मैंने ये बताया है कि ओएसपीएफ की भी जब लैब इंप्लीमेंट की जाती है तो थ्योरी से हट के कुछ प्रॉपर्टीज ओएसपीएफ में हैं। ये 4 प्रॉपर्टीज आपके सामने लिखी हुई हैं, जिनमें प्रोसेस आईडी है, जिनमें राउटर आईडी है, वाइल्ड कार्ड मास्क है, एरिया आईडी है। एरिया आईडी ओएसपीएफ की 32 बिट्स की होती है। तो ये जनाब ओएसपीएफ में हमें इन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है इसकी इंप्लीमेंटेशन का। तो आईएसआईएस में इसके ऑल्टरनेट क्या चीजें हम वो डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें मैंने बताया जी एरिया आईडी तो दोनों तरफ एरिया आईडी ही है। आईएसआईएस में सिर्फ इतना सा फर्क है कि आईएसआईएस की एरिया आईडी चाहे तो 16 बिट्स की भी कॉन्फ़िगर की जा सकती है और 32 बिट्स की भी। बेहतर यही है कि आप 16 बिट से इस्तेमाल करें। 16 बिट से भी जितने कॉम्बिनेशन बनते हैं वो जरूरत से ज्यादा ही है। वाइल्ड कार्ड मास्क के इक्विवेलेंट आईएसआईएस में आपको कोई भी काम नहीं करना पड़ता। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं क्यों। जिन्होंने सीसीएनपी वाला ओएसपीएफ पढ़ लिया हुआ है उन्हें याद होगा कि ओएसपीएफ चलाने के 4 मेथड्स होते हैं। एक होता है पर नेटवर्क या पर सबनेट, ये सीसीएनए में भी हम यही करते हैं। नेटवर्क आईडी लिखी और आगे उसका वाइल्ड कार्ड मास्क लिखा। वाइल्ड कार्ड मास्क आपको ये बताता है कि इस एड्रेस में नंबर ऑफ होस्ट बिट्स कितनी है। सबनेट मास्क बताता है नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स कितनी है। वाइल्ड कार्ड मास्क उसका ऑपोजिट होता है, होस्ट बिट्स बताता है। इंफॉर्मेशन अगर देखा जाए तो दोनों तरफ से एक ही मिलती है। आपको अगर कहा जाए नेटवर्क की 8 बिटें हैं तो अंडरस्टूड है होस्ट की 24 हैं, और अगर आपको ये कह दिया जाए होस्ट की 24 बिट्स हैं तो अंडरस्टूड है नेटवर्क की 8 है। तो ओएसपीएफ में वाइल्ड कार्ड मास्क इस्तेमाल होता है प्रीफिक्स लेंथ का, होस्ट की बिट्स का या नेटवर्क बिट्स का अंदाजा लगाने के लिए। एक तरीका सीसीएनपी वालों ने सीखा था पर आईपी एड्रेस। आप ओएसपीएफ में आईपी एड्रेस नेटवर्क की कमांड के आगे ना, जब नेटवर्क एडवर्टाइज कराए जाते हैं उसके आगे आप आईपी एड्रेस लिख देते हैं। उसका फायदा ये आपको वाइल्ड कार्ड मास्क कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, आपको सिंगल आईपी का वाइल्ड कार्ड मास्क देना पड़ता है जो हमेशा 0.0.0.0 होता है। सिस्टम क्या करता है, सिस्टम देखता है ये आईपी मेरे किस इंटरफेस पे है, और नेटवर्क आईडी या सबनेट मास्क की इंफॉर्मेशन वो अपने इंटरफेस से उठा के एडवर्टाइज कर लेता है। एक तीसरा तरीका ये होता है ओएसपीएफ का कि आप ओएसपीएफ को इनेबल ही इंटरफेस पे करें। इंटरफेस में जाएं और जाके कहते हैं इस पे ओएसपीएफ इनेबल कर दो, तो उसकी जो भी नेटवर्क आईडी बनेगी वो उठाएगा और एडवर्टाइज कर देगा। चौथा तरीका होता है पर प्लेटफॉर्म। ठीक है जी, मैं सिर्फ अंग्रेजी में बता दिया, पर प्लेटफॉर्म जरूरत नहीं है आपको कि वो उसमें क्या किया जाता है। वो जब सीसीएनपी में आप पढ़ेंगे राउटिंग में तो पता लग जाएगा। जिन्होंने पढ़ा हुआ उन्हें आइडिया है, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ उन्हें जरूरत भी नहीं है। सिर्फ इतना ही काफी है कि 4 मेथड होते हैं चलाने के। आईएसआईएस चलाने का एक ही तरीका है और बड़ा आसान है। आईएसआईएस पूरी कोशिश करता है कि वो कहीं भी ये जाहिर ना करे कि उसकी आईपी के साथ किसी भी किस्म की कोई डिपेंडेंसी है। मैंने लास्ट टाइम बताया था ना, आईएसआईएस आईपी पे डिपेंडेंट नहीं है, आईपी आईएसआईएस पे डिपेंडेंट है। तो आईएसआईएस जब आप कॉन्फ़िगर करते हैं तो इसमें नेटवर्क की कमांड ही कोई नहीं है, जिस तरह रिप में होती है नेटवर्क दिस, नेटवर्क नेटवर्क नेटवर्क, और आप नेटवर्क एडवर्टाइज करते जाते हैं। आईएसआईएस में नेटवर्क की कमांड ही नहीं है, क्योंकि उसमें आईपी लिखना पड़ता है, नेटवर्क आईडी लिखनी पड़ती है। आईएसआईएस में क्या किया जाता है, आप इंटरफेस पे जाते हैं जिसे एडवर्टाइज कराना है और जाके कह देते हैं इस पे आईएसआईएस इनेबल कर दो। यानी ये मेथड ओएसपी में भी था, आईएसआईएस में इकलौता मेथड है और वो यही है और सबसे आसान है। इंटरफेस पे जाओ, इसको कोई इसको एडवर्टाइज करा दो, इसकी जो भी नेटवर्क आईडी बनती है एडवर्टाइज करा दो। तो उसमें हमें वाइल्ड कार्ड मास्क देने की कभी कोई जरूरत पड़ती ही नहीं है। तो देयर इज नो नीड ऑफ वाइल्ड कार्ड मास्क। आईएसआईएस में वाइल्ड कार्ड मास्क नहीं है, जो कि एक अच्छी बात, आसान है। राउटर आईडी ओएसपीएफ में होती है और ये तो एक आईपी होता है। आईएसआईएस तो जान दे देगा अपनी, और वो कभी भी कहेगा मैं आईएसआईएस में मैं डिपेंडेंट हो जाऊं, ये हो नहीं सकते, तो मेरी शान के खिलाफ। अब आईएसआईएस में इसके ऑल्टरनेट जो चीज है पहचान के लिए, उसको कहते हैं सिस्टम आईडी। राउटर आईडी की जगह सिस्टम आईडी, और सिस्टम आईडी एक मैक एड्रेस होता है।
एंड इट कैन बी एनी मैक, कुछ भी हो, आप अपनी मर्जी से मन गढ़ंत मैक लिख दें कोई, ठीक है जी, और चाहें तो उसी डिवाइस के किसी इंटरफेस का मैक को सिस्टम आईडी बना दें, ठीक है। और सबसे अहम बात, ओएसपीएफ की राउटर आईडी इलेक्ट भी होती है अगर आप कॉन्फ़िगर ना करें। हम हार्ड कोड करना चाहें तो हम हार्ड कोड भी कर सकते हैं, मैनुअली हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बट आईएसआईएस की सिस्टम आईडी हमेशा हार्ड कोड होती है, हमें ही कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है, ये इलेक्ट नहीं करता। सिस्टम आईडी, आईएसआईएस सिस्टम आईडी इज ऑलवेज कॉन्फ़िगर्ड, हार्ड कोडेड, ठीक है जी। सिस्टम आईडी हमेशा कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है, ये कहीं से इलेक्ट नहीं होती, खुद से नहीं वो कह लेता चलो मैं किसी भी एक मैक को अपनी सिस्टम आईडी बना लेता हूं, नहीं, हमें ही बताना पड़ेगा कि तुम्हारी सिस्टम आईडी है। प्रोसेस आईडी, ओएसपीएफ की प्रोसेस आईडी का एक्चुअल कॉन्सेप्ट ही बड़ा कंफ्यूजिंग और बड़ा गंभीर है। ये मैं अपने सीसीएनए के स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ, सीसीएनपी के स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ। मैं जुमला बोल रहा हूँ, याद आ जाए तो ठीक, आना चाहिए सब। ओएसपीएफ की प्रोसेस आईडी का रोल ये होता है कि अगर किसी सिंगल राउटर पे, अगर एक सिंगल राउटर हो और वो दो ऑटोनोमस सिस्टम्स का या दो डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशंस का बॉर्डर बन रहा हो, यानी आप यूं कह लें कि हबीब बैंक है या कोई बैंक है और एक सर्विस बॉर्डर है, एक ही राउटर है, मैं ऐसे बना ले तो एक राउटर है, इसमें एक तरफ कोई बैंक है, बैंक का ऑटोनोमस सिस्टम, और एक तरफ सर्विस बॉर्डर का ऑटोनोमस सिस्टम्स। इसमें हम क्या करते थे, ये कॉमन बॉर्डर राउटर है, दो डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स का कॉमन बॉर्डर राउटर है। बैंक की अपनी राउटिंग पॉलिसी होगी, सर्विस बॉर्डर की अपनी राउटिंग पॉलिसी होगी, और इन दोनों के दरमियान अगर राउटिंग करवानी है तो हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन करानी पड़ेगी। यहां मैं बताया करता था कि अगर बैंक ने भी कहा मैंने भी ओएसपीएफ चलाना है, तो एडमिनिस्ट्रेशंस तो अभी भी दो अलग अलग हैं, बैंक बैंक है और सर्विस बॉर्डर है, बट राउटिंग पॉलिसी अब सेम हो गई है, एक हो गई है। और जब राउटिंग पॉलिसी बैंक की और सर्विस बॉर्डर की एक हो जाएगी कॉमन बॉर्डर राउटर के ऊपर, तो ये तो एक ही हो जाएंगे। राउटिंग की डेफिनेशन के मुताबिक तो सेम राउटिंग पॉलिसी, ये तो एक ऑटोनोमस सिस्टम बन जाएंगे। इधर की राउटिंग अपडेट उधर और उधर की इधर आना शुरू हो जाएगी। होगा ऐसा कि नहीं? बिल्कुल होगा, और ऐसा होना नहीं चाहिए। उसके लिए फिर ओएसपीएफ में एक फीचर है जिसको कहा जाता है प्रोसेस आईडी। मैं बैंक वाले इंटरफेस पे जब ओएसपीएफ चलाऊंगा तो उसे लेट से प्रोसेस आईडी 1 दे देता हूं, और दूसरे पे जब चलाऊंगा उसे प्रोसेस आईडी 2 दे दूंगा, ठीक है जी। तो अब क्या होगा, एक ही राउटर पे ओएसपीएफ 1 और ओएसपीएफ 2 बिल्कुल ऐसे बिहेव करेंगे जैसे एक तरफ रेप और एक तरफ ओएसपीएफ चल रहा है। दो अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं। ओएसपीएफ के दो अलग अलग प्रोसेसेस जब इस तरह किसी एक राउटर पे मिलते हैं तो उनके दरमियान भी हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ही करानी पड़ती है, वो एक नहीं हो जाते। कहने तो आप कहेंगे कि दोनों तरफ ओएसपीएफ है, बट एक तरफ ओएसपीएफ 1 और एक तरफ ओएसपीएफ 2 है, ये आपस में मर्ज नहीं होंगे बगैर रीडिस्ट्रीब्यूशन के। जिस तरह रेप और ओएसपीएफ थे उसी तरह ओएसपीएफ के दो प्रोसेसेस बिहेव करेंगे। तो ओएसपीएफ की प्रोसेस आईडी का रोल क्या सामने आ रहा है, कॉमन बॉर्डर राउटर के ऊपर डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स को आइसोलेट करना, उनमें डिफरेंशिएट करवाना, ये ओएसपीएफ की प्रोसेस आईडी का काम है। ओएसपीएफ की प्रोसेस आईडी का क्या काम है, एक ही बॉर्डर राउटर के ऊपर दो अलग अलग ऑटोनोमस सिस्टम्स कनेक्ट हो रहे हैं। राउटिंग पॉलिसी सेम होने की वजह से वो एक बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमने उनको डिफरेंशिएट करवाना था और आइसोलेट रखना था, उसके लिए उनको अलग अलग प्रोसेस आईडी दी। कॉमन बॉर्डर राउटर इज शर्त, ये कंडीशन है। हाँ, बॉर्डर राउटर अलग अलग हो तो फिर क्या करना पड़ता है, फिर तो बॉर्डर राउटर, लेट से अगर ये बैंक है और ये सर्विस प्रोवाइडर है, बैंक की कोई अपनी राउटिंग पॉलिसी है जो मर्जी हो, सर्विस प्रोवाइडर की अपनी राउटिंग पॉलिसी है जो मर्जी हो। अब दोनों ऑटोनोमस सिस्टम्स को कनेक्ट करवाया आपस में, अब इनमें कॉमन बॉर्डर राउटर नहीं है, दोनों का बॉर्डर अपना अपना है। ऐसी सूरत हाल में दरमियान में चला करता है बीजीपी, और इन राउटर्स पे क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब चाहे दोनों तरफ ओएसपीएफ ही क्यों ना हो, ओएसपीएफ और बीजीपी की रीडिस्ट्रीब्यूशन लेफ्ट पे भी होगी और ओएसपीएफ और बीजीपी की रीडिस्ट्रीब्यूशन राइट वाले बॉर्डर पे भी होगी। इधर मसला नहीं आता,
मसला तब आता है जब ऑटोनोमस सिस्टम्स के बॉर्डर कॉमन हो और दोनों तरफ ओएसपीएफ हो, तो फिर डिफरेंशिएट कौन करवाता है? प्रोसेस आईडी। आईएसआईएस में भी तो यही सिचुएशन आ सकती है, इधर भी आईएसआईएस तो उधर भी कॉमन बॉर्डर है, दोनों तरफ आईएसआईएस। तो आईएसआईएस में फिर इसकी मुतबादिल क्या चीज होती है वो अब हम यहां पे लिखते हैं। आईएसआईएस में जो इस प्रोसेस आईडी के अल्टरनेट चीज है उसको कहा जाता है एरिया टैग। एरिया आईडी इज समथिंग एल्स, एरिया टैग। अच्छा, मैं आपको एक और चीज वाजे कर दूं, आईएसआईएस में ना एरिया, आईएसआईएस में जो एरिया असल में एरिया है, आईएसआईएस उसको तो लेवल कहता है। वो तो हमने एरिया आईडी लिखे है ना 1 2 3, आईएसआईएस एरिया को लेवल कहता है। दो एरियाज हैं, आईएसआईएस कहता है दो लेवल्स हैं। आईएसआईएस में दो एरियाज नहीं कहता, दो लेवल्स कहता है। आईएसआईएस पूरे ऑटोनोमस सिस्टम को एरिया कहता है। आईएसआईएस के नजदीक जो ऑटोनोमस सिस्टम है ना, आईएसआईएस ने ऑटोनोमस सिस्टम का नाम एरिया रखा हुआ है। यानी ये जो पूरी तस्वीर हमारी है, ये पूरी तस्वीर आईएसआईएस कहता है ये एक एरिया है। अगर इसकी एडमिनिस्ट्रेशन एक है, अगर ये सारा बैंक है या सर्विस प्रोवाइडर है, तो ये एक एरिया है, यानी एक ऑटोनोमस सिस्टम है। और अगर इसमें भी इसी तरह किसी बॉर्डर पे एक दूसरा ऑटोनोमस सिस्टम टर्मिनेट हो रहा है, लाइक कहीं से भी कोई निकल आया दूसरा, तो उसमें डिफरेंशिएट करने के लिए एरिया टैग इस्तेमाल होता है। प्रोसेस आईडी के इक्विवेलेंट आईएसआईएस में एरिया टैग है, एंड एरिया टैग इज एन अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू, यानी ये नंबर नहीं होता, नाम और नंबर कुछ भी यूज हो सकता है। आप लिख दें लाहौर 1 लाहौर 2, आईएसआईएस लाहौर 1, आईएसआईएस लाहौर 2। जिस दिन सीसीएनए में प्रोसेस आईडी आपको बताई थी, उस दिन मैंने आपको कहा था ना, सीसीएनए में प्रोसेस आईडी के बारे में कहा जाता है प्रोसेस आईडी इज ए नंबर, यू हैव टू कॉन्फ़िगर दिस नंबर टू इनेबल ओएसपीएफ, इट हैज नो सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस इसकी क्योंकि सीसीएनए में होती ही नहीं है। सीसीएनए में हम पढ़ते हैं सिंगल और स्मॉल ऑटोनोमस सिस्टम को, तो उधर तो दूसरा ऑटोनोमस सिस्टम आता ही नहीं है। तो एक ऑटोनोमस सिस्टम में चूंकि डिफरेंशिएट करना ही नहीं है, तो प्रोसेस आईडी की अहमियत कुछ नहीं होती, बस जबरदस्ती है, यू हैव टू कॉन्फ़िगर टू इनेबल ओएसपीएफ प्रोसेस। बट और हम कहते थे, हम आइडिया देते थे, हम कहते थे सर जब ऐसे कर लें, जहां जरूरत नहीं है वहां प्रोसेस आईडी ना दें, जहां जरूरत है वहां दे दें। लेकिन नहीं, ओएसपीएफ में ऐसा नहीं होता, आईएसआईएस में ऐसा है। यानी आईएसआईएस में एरिया टैग इज ऑप्शनल, आईएसआईएस में एरिया टैग कॉन्फ़िगर करना ऑप्शनल है। अगर आपने दो ऑटोनोमस सिस्टम में फर्क नहीं करना, ना दे। ऐसी जगह जहां फर्क करना है, एरिया आईडी, एरिया टैग आप दे सकते हैं। एरिया आईडी और एरिया टैग में फर्क है। एरिया टैग जो है उसका ताल्लुक ऑटोनोमस सिस्टम से है, एरिया आईडी का ताल्लुक लेवल से है, एरियाज जो अंदर बनते हैं उनसे। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अच्छा, अब ओएसपीएफ को ही मद्देनजर रखते हुए, ओएसपीएफ में प्रोसेस आईडी कॉन्फ़िगर करने की एक अलग कमांड है ना जी। राउटर आईडी की अलग कमांड है, वाइल्ड कार्ड मास्क का एक अलग तरीका है, एरिया आईडी कॉन्फ़िगर करने का एक अलग तरीका है। आईएसआईएस में ये सारा कुछ बड़ा ही आसान है। आईएसआईएस में ये सारा कुछ इंप्लीमेंट करना एक कमांड है जी, एक लाइन की कमांड, सारा कुछ कॉन्फ़िगर हो जाता है उस एक लाइन में। अब मैं जरा दोबारा आपकी याद ताजा कराता हूं। ओएसपीएफ की एरिया आईडी और आईएसआईएस की एरिया आईडी जो है, उनमें खास बात और थी। ओएसपीएफ में एक ही राउटर के मुख्तलिफ इंटरफेसेस अलग अलग एरियाज में हो सकते हैं ना जी। कोई एरिया 0 में है, कोई एरिया 1 में है, कोई एरिया, एक ही राउटर के मुख्तलिफ इंटरफेसेस। लेकिन लास्ट लेक्चर में बताया था आईएसआईएस में एक राउटर में एरिया एक ही होता है, एक राउटर के तमाम इंटरफेसेस किसी एक ही एरिया में होते हैं, अलग अलग में नहीं हो सकते। प्लस उन पे बैकबोन होती है, और बैकबोन को एरिया कहता ही नहीं है, वो एरिया कहता है वो रेगुलर एरियाज को। तो आईएसआईएस में एक राउटर में एक ही एरिया होता है। अब सोचें,
OSPF में जरूरी था कि हर इंटरफेस के लिए एरिया अलग अलग कॉन्फ़िगर हो, क्योंकि वो अलग हो सकता है ना, फर्क हो सकता है। ISIS में क्या एरिया को ग्लोबली कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, यानी हर इंटरफेस के लिए अलग अलग करने की बजाय एक ही दफा ग्लोबली होना चाहिए, क्योंकि पूरे राउटर का एरिया तो एक ही होना है। राउटर आईडी या सिस्टम आईडी ये तो OSPF में भी ग्लोबली होती है और ISIS में भी ग्लोबली होनी चाहिए। एरिया आईडी OSPF में हर इंटरफेस की अलग होती है, हर नेटवर्क की अलग होती है, लेकिन ISIS में तो वो भी ग्लोबली होगी। ISIS में ये सारी चीजें कॉन्फ़िगर करने के लिए ना एक एड्रेस फैमिली, एक एड्रेस जिस तरह IP एड्रेस होता है ना, जिस तरह मैक एड्रेस होता है, एक एड्रेस फैमिली यूज की जाती है। और उस एड्रेस फैमिली को आप वो एक एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे, उस एड्रेस में सारा कुछ ही कॉन्फ़िगर हो जाता है, सिर्फ एरिया टैग के अलावा। एरिया टैग के अलावा वो एड्रेस सारा कुछ कॉन्फ़िगर कर देता है। वो एड्रेस क्या है मैं आपको बताता हूं। एड्रेस फैमिली IPv4 से आप सब वाकिफ हैं, एड्रेस फैमिली IPv6 से आप सब वाकिफ हैं, मैक एड्रेसेस से आप सब वाकिफ हैं। इसी तरह दुनिया में एक एड्रेस फैमिली है जिसका नाम है NSAP, नेटवर्क सर्विसेज एक्सेस पॉइंट। नेटवर्क सर्विसेज एक्सेस पॉइंट, NSAP। ये मैंने गैप बीच में ज्यादा डाल दिए, एक ही है, नेटवर्क सर्विसेज एक्सेस पॉइंट, NSAP। बहुत बड़ी एड्रेस फैमिली है, इसमें छोटे छोटे बहुत अलग अलग तरह के एड्रेसेस हैं। NSAP में बहुत अलग अलग तरह के एड्रेसेस हैं। इस बड़ी सी फैमिली का एक छोटा सा हिस्सा है, यानी इस फैमिली का एक मेंबर है, उसको कहते हैं, मैं यहां नीचे यूं बना देता हूं ताकि पता लगे ये इसी का आगे सबसेट है। इस फैमिली का एक मेंबर है जिसका नाम है NET। इसको कभी भी नेट नहीं पढ़ना आपने, क्योंकि अगर नेट का तो आपको वो नेटवर्क वाली कमांड लगना शुरू हो जाएगी। NET स्टैंड्स फॉर नेटवर्क एंटिटी टाइटल। NSAP का एक एड्रेस, NSAP इज एड्रेस फैमिली, उस फैमिली का एक मेंबर है NET, नेटवर्क एंटिटी टाइटल। नेटवर्क एंटिटी टाइटल, NET से क्या बनता है जी? नेटवर्क एंटिटी टाइटल। NSAP NET is used to define, मैं ये लाइन लिखता हूं, टाइप करता हूं, NSAP NET is used to define IS area ID and system ID। ISIS में एरिया आईडी और सिस्टम आईडी जो कि राउटर आईडी के बराबर होती है, उसे कॉन्फ़िगर करने के लिए ये इस्तेमाल होता है NSAP NET। NSAP का NET एक एड्रेस है, ये एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देंगे तो नतीजा क्या निकलेगा? ISIS की एरिया आईडी और सिस्टम आईडी, ये दो चीजें कॉन्फ़िगर हो जाएंगी। अच्छा जी, इस एड्रेस को लिखते कैसे? अब जिस तरह IP एड्रेस लिखने का, मैक लिखने का, IPv6 लिखने का एक तरीका है, इसका भी एक तरीका है। NSAP का NET कैसे लिखा जाए? NSAP का NET दो तरह का, दो साइजेस का है, एक 10 बाइट का है और एक 12 बाइट का है। मैं दोनों आपको बताता हूं कैसे। सबसे पहले मैं 10 बाइट वाला लिखने लगा, एक नंबर लिख रहा हूं, आप मेरे साथ साथ पहले उसको लिख लें, फिर आगे बात करेंगे। 47.0001. 0000000A.00, ये सब के सब हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं। हेक्साडेसिमल आप तो पढ़ चुके हैं अभी मैक के लिए हेक्साडेसिमल को। ये हेक्साडेसिमल नंबर है। दो हेक्साडेसिमल नंबर इकट्ठे हो जाएं तो 8 बिटें बन जाती है ना, 4-4 करके, 1 बाइट। तो 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, हो गए 3 बाइट। चलो इनको जरा एक निशान लगाते हैं, 3 बाइट। उसके बाद 1 बाइट, 2, 3, 4, 5, 6,
6 बाइट से कुछ याद आता है? 6 बाइट की दुनिया में क्या चीज होती है? मैक एड्रेस। 6 बाइट का मैक एड्रेस होता है। और 1 बाइट 3 बाइट्स, ये मैं डिवीजन लिख रहा हूं, 3 बाइट्स, 6 बाइट्स और 1 बाइट। ये जो आखिरी वाली बाइट है, 1 बाइट जो आखिरी वाली है, इसको सेलेक्टर बाइट भी कहा जाता है। ये बाइट अगर 00 है ना, तो ये एनसैप का NET है। ये एड्रेस एनसैप एड्रेस है। और एनसैप में कौन सा एड्रेस है? NET। वो कैसे पता लगा? अगर आखिरी बाइट 00 है तो ये एनसैप का NET होगा। अगर ये 01 हुआ, अगर ये 0A हुआ या कुछ और हुआ, तो ये एनसैप का कोई और एड्रेस होगा, NET नहीं होगा। और एनसैप में और एड्रेसेस एग्जिस्ट करते हैं जिनके मुख्तलिफ मकासद हैं। ठीक है जी, हमें अभी NET चाहिए जो कि ISIS के लिए यूज होता है। NET ISIS ही के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, तो ये 1 बाइट, अगर आखिरी बाइट 00 तो देख के पता लग गया ये एनसैप का NET है। अच्छा जी, अब ये वो 6 बाइट्स हैं जो मैक एड्रेस हैं, जो कि डिफाइन करते हैं सिस्टम आईडी को। अच्छा, अब ये जो पहली 3 बाइट्स है ना, इनमें भी फर्दर डिवीजन है। ये जो पहला नंबर है 1 बाइट का, मतलब इसको आप 1+2 करके लिख सकते हैं, 1 बाइट एंड 2 बाइट, इस तरह से बन रहा है। इसमें जो ये पहला है, इसको डोमेन टैग भी कहते हैं। डोमेन टैग, इसकी अहमियत बता देता हूं, इसकी कोई अहमियत नहीं है। मैं इसमें यूं कहूंगा, इसमें 47 और 49 ये 2 नंबर इस्तेमाल होते हैं। 47 इसमें रिजर्व्ड है जी US मिलिट्री के लिए। 49 को आप प्राइवेटली कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है जी, तो यहां पे आपको 47 या 49 में से कोई सा भी एक नंबर आप यूज, डेफिनेटली हम नॉर्मली 49 यूज करेंगे। 47 इज रिजर्व्ड एंड 49 वो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है जी, तो यहां पे या 47 हुआ करेगा या 49 हुआ करेगा। ठीक है, तो इट कैन बी एनीथिंग, 47 या 49 में से। आप लैब प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमको इंटरनेट से तो नहीं कनेक्टेड ना, हम तो 47 भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो 49 यूज कर लें। बट अगर मैं इसको इंटरनेट से कनेक्ट करूंगा तो फिर 49 यूज होगा। मैं, मेरे लिए जो अलाउड नंबर है दैट इज 49। तो पहली बाइट तो रिजर्व्ड है, या ये 47 होगी या ये 49 होगी। मेरे और आपके हाथ में जो नंबर्स हैं वो यहां से शुरू होते हैं। ये जो 2 बाइट का आपको नंबर नजर आ रहा है ना, इट इज एरिया आईडी। ये 001 का मतलब पता है क्या है? एरिया 1। अगर मैंने एरिया 1 लिखना है तो मैं यूं लिखूंगा। अगर एरिया 2 रखना है तो यहां 2 कर दे। 10 रखना है तो ए करूंगा। बिल्कुल ठीक है, ये हेक्साडेसिमल नंबर्स है, याद रखिएगा। तो 10 के लिए मुझे ए करना है, फिर इसी तरह आगे ये सिलसिला चलता जाएगा। तो इसमें मैंने कहा था 2 ही काम करेगा आपके, एरिया आईडी और सिस्टम आईडी कॉन्फ़िगर करेगा। ये इस्तेमाल होता है। और ये टोटल कितनी बाइट्स बनी है? 3, 6 और 1। या यूं कर लें इनको, 1 बाइट प्लस 2 बाइट प्लस 6 बाइट प्लस 1 बाइट, तो जवाब क्या आएगा? 10 बाइट। ये 10 बाइट का NET है। NET 12 बाइट का भी होता है। NET 12 बाइट का भी होता है। 12 बाइट वाले की शक्ल ये होगी, 47 या 49 जो भी मर्जी आ जाए, 0000 डॉट 0001 डॉट, उसके बाद 0000 डॉट 0000 डॉट 000A डॉट 00। अब इसमें टोटल कितनी बाइट हो गई हैं? 12। ठीक है, इसमें 2 बढ़ गई हैं। अच्छा, इजाफा किस जगह पे हुआ है? इस जगह पे। ये पहले 2 बाइट था, अब 4 बाइट हो गया। ये पहले भी 1 बाइट था, अभी भी 1 बाइट है। यहाँ 2 की जगह 4 बाइट हो गया। ये पहले भी 6 बाइट था, अभी भी 6 बाइट है। ये पहले भी 1 बाइट था, अभी भी 1 बाइट है। मैंने आपको शुरू करने से पहले बताया था कि ISIS के अंदर एरिया आईडी चाहे तो 16 बिट की रख लें, चाहे तो 32 बिट की। अगर आपने 32 बिट की रखनी है तो ये नीचे वाला यूज करेंगे। 4 बाइट का मतलब क्या होता है? 32 बिट।
2 बाइट का मतलब क्या होता है 16 बिट। तो दोनों लीगल हैं, दोनों यूज कर सकते हैं। नॉर्मली ऊपर वाला यूज होता है 10 बाइट वाला, क्योंकि उसमें एरिया आईडी मुनासिब है। वो नीचे वाला तो बिल्कुल ही नॉनसेंस ही है, इतने ज्यादा तो नहीं एरियाज कभी हो सकते, उतने भी नहीं हो सकते, लेकिन चले फिर भी वो बेहतर है, ज्यादा क्लोज है। तो ये एनसैप का एनईटी है जी, जिसको हम आईएसआईएस में 2 चीजें कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, चलें ये भी शुरू करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें सबसे पहले अपने पास एक लैब डायग्राम बनानी चाहिए, ठीक है जी। तो मैं सबसे पहले एक लैब डायग्राम बनाता हूं, और लैब डायग्राम हमारी होगी ये राउटर ए, इसका एक लोकल एरिया नेटवर्क होगा, राउटर बी, इसका एक लोकल एरिया नेटवर्क होगा, राउटर सी, इसका एक लोकल एरिया नेटवर्क होगा, राउटर डी, इसका एक लोकल एरिया नेटवर्क होगा। 4 राउटर्स, और आपस में इनको हम कनेक्ट करवा रहे हैं वैन लिंक्स के थ्रू। जरूरी नहीं है, आप चाहें तो लैन से ही कनेक्ट करवा दें, मैंने वैन लिंक्स बना दी हैं। अच्छा जी, इंटरफेसेस के नंबर्स कुछ यूं है, इसका सीरियल 2/0 इसके सीरियल 2/0 से जोड़ दूंगा, इसका सीरियल 2/1 इसके सीरियल 2/0 से जोड़ दूंगा, इसका सीरियल 2/1 इसके सीरियल 2/0 से कनेक्ट करा देंगे। लैन में सबके फास्ट ईथरनेट 0/0 यूज कर लेंगे। अच्छा, अब आईपी एड्रेस भी सबके मेंशन कर देता हूं। इसका आईपी होगा 1.1.1.1, इसका 1.1.1.2, इसका 2.1.1.1, इसका 2.1.1.2, इसका 3.1.1.1, इसका 3.1.1.2। जो लैन में एक एक इंटरफेस मैंने लगाया है, इसकी नेटवर्क आईडी होगी इस तरह से 200.100.ip लिख दें बेशक, 50.100, इधर कर लेंगे जी 200.100.100.100, इधर कर लेंगे 200.100.150.100, इधर कर लेंगे 200.100.200.100। हर इंटरफेस को मैंने एक आईपी अलग अलग असाइन कर दिया। इस तस्वीर में टोटल नेटवर्क्स कितने हैं? 4 लैन 3 वैन, ठीक है जी, 7 नेटवर्क हैं टोटल। राउटिंग की या कन्वर्जेंस की डेफिनेशन क्या बनेगी? राउटर ए में भी 7 नेटवर्क होने चाहिए, बी में भी, सी में भी और डी में भी, सबके टेबल में पूरे पूरे नेटवर्क होने चाहिए। और ये कन्वर्जेंस या राउटिंग कौन करेगा आज? आईएसआईएस। आईएसआईएस को मैं कुछ इस तरह से कॉन्फ़िगर करने लगा हूं, ये जी यहां से लेकर यहां तक आईएसआईएस का एरिया 1 होगा, यहां से लेकर बाकी सारा ये आईएसआईएस का एरिया 2 होगा। एक तरफ एरिया 1, एक तरफ एरिया 2। और बाय डिफॉल्ट बैकबोन कहां होगी? टोटल ये, और मुझे अल्टीमेटली बैकबोन को कहां लेकर आना है? ये। तो ये कैसे श्रिंक करूंगा मैं बैकबोन को, ये भी आप सीख लेंगे। कॉन्फ़िगरेशंस कैसे होंगी ये भी हम सीख लेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, सबसे पहले राउटर ए, बी, सी और डी के लिए अगर एनईटी लिखे जाएं तो एनईटी की वैल्यूज क्या रखी जाएंगी? मैं यहीं पे पहले लिखता हूं। मैंने कहा था शुरू में 47, 49, ये हमारी और आपकी कोई मर्जी नहीं है, इन दोनों में से कोई भी एक आप यूज कर लें, इसका डायरेक्ट कोई इंपैक्ट नहीं है। उसके बाद राउटर ए का ताल्लुक किस एरिया से है? एरिया 1, तो यहां लिखूंगा 001, ठीक है जी। 2 बाइट वाला यूज करूंगा 16 में। राउटर ए को मैक देना है, कोई भी मैक दुनिया जहान का उठा के आप दे दें, यहां पे मैं ये रख लेता हूं, और सिलेक्टर बाइट तो लाजमी है 00 रखनी।
ये राउटर ए का होगा, राउटर बी के लिए 47.001, क्योंकि वो भी राउटर बी भी एरिया 1 में है, 000000000 बी। सिस्टम आईडी शुड बी डिफरेंट, सेम सिस्टम आईडीज के दरमियान, डुप्लीकेट सिस्टम आईडीज के दरमियान नेबरशिप नहीं हो सकती, और ये आखिरी 0 होगा। फिर 47.00 राउटर सी का क्या होगा एरिया 2 C.00, और उसके बाद 47.2.000000000D.00, ये जी इनके एनईटीज होंगे। ये एनईटी जब आप इन राउटर पे बता देंगे तो एक तीर से पता नहीं कितने शिकार हो जाएंगे। सिस्टम आईडी भी कॉन्फ़िगर्ड, एरिया आईडी भी कॉन्फ़िगर्ड, और उसके बाद इंटरफेस, आपने इंटरफेसेस को जाके सेलेक्ट करते जाना, केसेस पे IS को इनेबल करते जाओ। लेकिन मसला ये, सबसे पहले तो हमें ये डायग्राम बनानी पड़ेगी। डायग्राम बनाने के लिए अब हम कौन सा टूल यूज करेंगे? एक तो है फिजिकल राउटर जोड़ लिए जाए, दूसरा है आप पैकेट ट्रेसर का इस्तेमाल करें। लेकिन पैकेट ट्रेसर इस तरह की हरकतों के लिए, इस तरह के तजर्बों के लिए बिल्कुल मौजू नहीं है, उसकी लिमिटेशन है। आपको यूज करना पड़ेगा इमुलेटर। इमुलेटर क्या चीज होती है? वो रियल जैसा नहीं होता, वो रियल होता है। उस इमुलेटर का मतलब ही होता है हार्डवेयर रिसोर्सेज मेरे लैपटॉप के यूज हो रहे हैं, बट ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें मैं किसी दूसरे प्लेटफॉर्म का, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम रियल होगा, वो रियल जैसा नहीं होगा। तो उसके लिए आपको कोई इमुलेटर चाहिए। इमुलेटर का असल नाम डायनामिप्स है, ये भी याद रखिए। अच्छा, आप इसको इमुलेटर भी कह सकते हैं, इसको आप हाइपरवाइजर भी कहेंगे, एक लिहाज से चले हाइपरवाइजर रहने दे फिलहाल, इमुलेटर ही ठीक है। हाइपरवाइजर वो चीज होती है जिसपे आप वर्चुअल, वो प्लेटफॉर्म होता है जिसपे आप वर्चुअलाइजेशन कर रहे होते हैं। तो मैं वर्चुअलाइजेशन ही करने लगा ना, बेसिकली लैपटॉप मेरा, हार्डवेयर इसके हैं, और वर्चुअली वो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे चलेगा। फिजिकली वो अपनी सही जगह पे नहीं चल रहा, ठीक है जी। तो हाइपरवाइजर भी है, उसका नाम क्या है? डायनामिप्स। अब डायनामिप्स को इस्तेमाल करने के लिए कोई इंटरफेस तो होना चाहिए। कैसे करें डायनामिप्स को यूज? पुराने वक्तों में, शुरू में जब डायनामिप्स आया था तो इसके लिए डायनाजिन नाम की एक चीज आई थी, वाकई जिन था वो। उस पे डायग्राम वगैरह लिखने के लिए ना कोडिंग करनी पड़ती थी, कोड लिखना पड़ता था, फलां राउटर का फलां इंटरफेस, फलां के फलां इंटरफेस, लाइन अंग्रेजी की लिखनी पड़ती थी, बड़ा ही जाप था वो। फिर क्या हुआ? फिर उसका एक ग्राफिकल इंटरफेस हमें बना के दे दिया गया, जिसको आप आज सब लोग जानते हैं, GNS3, ठीक है जी। तो GNS3 जो है वो खुद कुछ नहीं है, GNS3 में मुख्तलिफ किस्म के हाइपरवाइजर्स और ये इमुलेटर्स मौजूद हैं, ठीक है जी। उनमें से मैंने तो एक का नाम आपको बताया, डायनामिप्स। इस तरह कीमो है, इस तरह और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो उसके अंदर सपोर्टेड हैं, ठीक है। और हम जो है उसका डायनामिप्स यूज करेंगे ऑन GNS3। लेकिन इस क्लास में एक बरादरी तो वो है जो GNS3 इस्तेमाल कर चुकी है CCNP राउट के अंदर। जिन्होंने नहीं किया परेशान ना आता होता, उनको भी कुछ नहीं है इतना खास, ठीक है जी। लेकिन चले उन्होंने इस्तेमाल किया। अच्छा, जिन्होंने नहीं किया हुआ, जो बिल्कुल नए हैं GNS3 में, उन्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। GNS3 की मुझे आपके स्विचिंग में भी अभी जरूरत पड़नी है आगे, तो लिहाजा आप वो सीख लें तो अच्छा है। आप लोग क्या करें, मैंने भले वक्तों में मैं ऐसे काम कर ले तो उसका फिर मुझे भी फायदा होता है और दूसरों को भी होता है। मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है, ये CCNP स्टूडेंट इंस्टॉलेशन डेटा के नाम से। इसमें GNS3 का सेटअप भी है, इसमें iOS इमेजेस भी हैं, रियल इमेजेस जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने 2 वीडियोस बना के रखी हैं कि GNS3 को इंस्टॉल कैसे करना और इस्तेमाल कैसे करना। आप वीडियोस देखें, वीडियो में यही फोल्डर आपके सामने होगा और इसको कैसे इंस्टॉल करना है वो आप कर लें। गुजारिश आप हज़रात से ये है कि इसमें GNS3 का वर्जन है 0.8.6। जब आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे और अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट होंगे तो आपको ये अपडेट करने के लिए कहेगा। इसके बाद GNS3 के बेतहाशा वर्जन आ चुके हैं, लेकिन नए वर्जन्स के साथ मसला ये है कि नए वर्जन्स ग्राफिकली ज्यादा बेहतर बनाए गए हैं और उनमें जो फीचर्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो आपकी जरूरत के नहीं है। नया वर्जन आपके रिसोर्सेज ज्यादा खाएगा, काम आप वही कर रहे होंगे। ये GNS3 का इंतहाई स्टेबल वर्जन है, मिनिमम रिसोर्सेज यूज करेगा आपके लैपटॉप के,
यानी लैपटॉप में रैम कम है, हार्ड डिस्क कम है, प्रोसेसर कम है, आप यही इस्तेमाल करें। और आपको इंस्टॉल उस टेक्निक से करना पड़ेगा जो मैंने सिखाई है। तो ये आपके पैकेट ट्रेसर जितने ही रिसोर्सेज खा रहा होगा, और लेकिन उससे तो ज्यादा ही होंगे, बट इतने भी ज्यादा नहीं होंगे, तो आप अच्छे तरीके से इसको चला सकेंगे। ये फोल्डर आप ले लीजिएगा, बल्कि ये फोल्डर में आपके फोल्डर में कॉपी कर दूंगा, या मेरे से यूएसबी में ले लें। कल गनी साहब भी आ जाएंगे रिसेप्शन के पीछे जो बैठते हैं, आप यूएसबी में उनसे कॉपी करा लीजिएगा। फिर उसके बाद आप इसको इंस्टॉल करेंगे, और जिस तरह से मैं इस वक्त अब लैब बिल्ड करने लगा हूं, देखिए इसकी भी तो वीडियो बन रही है ना। अगर आपको भी कुछ चीज मसला हो रहा है देखने में, तो फिर बाद में वीडियोस देख के सब कुछ कवर किया जा सकता है। तो ले जनाब, मैं ये GNS3 इस्तेमाल करने लगा हूं। मैंने वो खौफ आपके अंदर से निकाल दिया है कि मैंने तो GNS3 कभी यूज नहीं किया, मैं ये लैब कैसे करूंगा, तो आप कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है, ठीक है जी। कोई मुश्किल काम नहीं है, एक सॉफ्टवेयर है जिसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन के बाद GNS3 बिल्कुल उसी तरह यूज होता है जैसे कि पैकेट ट्रेसर। देख लें, आज भी मुझे याद करा रहा है, और कितने सालों से करा रहा है। मैंने नहीं सुनी इसकी कभी, ठीक है जी, आपने भी नहीं सुननी। मैंने ये नहीं कि मैंने नया वर्जन यूज नहीं करता, जब जब किया उसके बाद अनइंस्टॉल ही करना पड़ा और वापस इस पे आना पड़ा। उनके अंदर ये रिसोर्सेज बहुत जाया करता है, और हमने जो हमारा रेलेवेंट काम है वो इस पे बड़े बेहतरीन तरीके से हो जाता है। अच्छा जी, अब मैं इसमें क्या करूंगा, मैंने एक नया प्रोजेक्ट बनाना है। ये सारे चेक बॉक्सेस जो है इनको चेक कर लेना है। असल में ये करता ही है, एक आपकी टोपोलॉजी बनेगी, फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स बनेगी, डायरेक्टरी बनेगी। मैंने ये चेक बॉक्स लगा के इसको ये बता दिया कि जो मैं पाथ देने लगा हूं ना, सारा कुछ तुमने एक ही फोल्डर में इकट्ठा करना है, ताकि लेटर और मुझे अपना ये प्रोजेक्ट कभी मूव करना पड़े, किसी को देना पड़े, किसी और सिस्टम पे चलाना पड़े, तो मैं इसे मूव आसानी से कर लूं। पूरा फोल्डर कॉपी करूंगा, दूसरी तरफ ले जाऊंगा। इसको मैं नाम दे देता हूं जी IS-IS या IS 2018, ठीक है जी। ये सेव हो गया। अब वो सारे चेक बॉक्सेस लगाने का फायदा ही हुआ है, एक ही जगह सब कुछ इकट्ठा होगा। इस इंस्टॉलेशन के बाद इट इज जस्ट लाइक पैकेट ट्रेसर। डिवाइसेस की कैटेगरीज है, क्लिक करें, ड्रैग करें, जोड़ते जाएं। वो क्या पुराना वक्त तो है नहीं, वो जमाना नहीं है ये वो डायनाजेन वाला कि आपको कोड लिखना। इट इज वेरी इजी। मैं राउटर्स की कैटेगरी में आया, इनमें जो ग्रीन कलर के राउटर्स नजर आ रहे हैं, ये वो राउटर्स हैं जिनके इमेजेस मैं इनमें डाल चुका हूँ, iOS डाल चुका हूँ। जो नहीं है वो मैं यूज नहीं करता, मैंने उनमें इमेजेस नहीं ऐड किए हुए। इनमें से कोई भी उठा लें। मैं लेट्स से 3600 का नॉर्मली यूज किया करता हूं, इसमें से राउटर 3600 सीरीज का मैंने राउटर उठाया। 4 राउटर मुझे यहां से पिक करने हैं, 1 2 3 और 4। ये अपनी वही डायग्राम बनाने के लिए जो अभी आप देख रहे थे। ये जी मैंने 4 राउटर इकट्ठे कर लिए। अब ये राउटर है मॉड्यूलर राउटर में स्लॉट्स में कार्ड वार्ड लगाने पड़ते हैं, फिक्स पोर्ट नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो ये तो पैकेट ट्रेसर में भी करना पड़ता था, उसमें भी स्लॉटें खाली होती थी, फिर हम वो कार्ड लगाते थे जो हमें चाहिए होते थे। लेकिन पैकेट ट्रेसर में आपने ये मसला भी देखा था, उसमें इज्तिमाई तौर पे कार्ड नहीं लगते होते, एक एक राउटर पे लगना पड़ता है। या उसका हाल ये होता है एक राउटर पे लगा ले और फिर उसकी कॉपी बनाते जाए, या एक और हाल ये होता है कि कस्टम में डिवाइसेस में 2800 सीरीज का एक राउटर है, उसमें लगे लगाए कार्ड मिल जाते हैं। GNS3 में ये फायदा है, आप इसमें इज्तिमाई तौर पे ग्रुप्स में कार्ड लगा सकते हैं। यानी मैंने इन सारों को सिलेक्ट किया, स्क्रीन पे कहीं भी राइट क्लिक कर लें, कहीं भी ऊपर सबसे पहली ऑप्शन क्या है, कॉन्फ़िगर। अच्छा, अगर मैं राउटर 1 को क्लिक करूंगा तो सिर्फ राउटर 1 सिलेक्ट होगा, लेकिन अगर मैं ऊपर ये 3600 सीरीज वाले पे सिलेक्ट करूंगा तो ये क्या हुआ है, ग्रुप। इन चारों राउटर्स का ग्रुप सिलेक्ट हो गया है। ये कार्ड कहां लगा करते हैं, स्लॉट्स में। मैं स्लॉट में आ गया। अब ये इसमें कुछ स्लॉट्स हैं। अच्छा, ये अगर आप देखें तो ये ऊपर वाली स्लॉट, ये मेरी तरफ तो फर्क नजर आ रहा है, ऊपर वाली 4 स्लॉट्स का कलर ना लाइट ग्रे है और नीचे वालों का डार्क ग्रे है। मेरी तरफ ठीक नजर आ रहा है, पता नहीं उधर ठीक नजर आ रहा होगा या नहीं। जो डार्क ग्रे है वो आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, इस्तेमाल ये चूज नहीं कर सकते। देखें कुछ भी नहीं हो रहा। ये ऊपर वाली 4 स्लॉट्स है 0 से 3 जिनमें मैं कार्ड लगा सकता हूं। मैं स्लॉट 0 में आता हूं। 1FETX 1FE का मतलब क्या होगा, इसमें एक फास्ट ईथरनेट पोर्ट है। दूसरी में भी मैंने 1FETX, यानी इसकी दो स्लॉट्स में मैंने एक फास्ट ईथरनेट पोर्ट लगा दिया है। इनके नंबर पता कैसे बनेंगे, फास्ट ईथरनेट 0/0 और फास्ट ईथरनेट 1/0।
पहले स्लॉट का नंबर आ रहा है, बाद में पोर्ट का नंबर, तो 0/0 1/0, ये दो आ गई लैन पोर्ट्स। इसकी स्लॉट 2 में ये नीचे है 4T, CCNA में 1T और 2T हम इस्तेमाल करते हैं, मैंने कराया अपनी क्लासेस में 1T और ठीक है जी 2T। 1T में एक सीरियल पोर्ट होती है, 2T में 2 होती है, 4T में 4 होती हैं। तो ये 4 वाला यहाँ कार्ड था, मैंने ये यूज कर लिया। मेरे पास टोटल 4 वैन पोर्ट्स हैं अब और 2 लैन पोर्ट्स, मैंने मिक्स कर लिया ना, कुछ वैन पोर्ट डाल दिए हैं, कुछ लैन पोर्ट डाल दिए हैं, और अब इसको कर रहा हूं अप्लाई, और अब करूंगा ओके। इनमें कार्ड लग चुके हैं, अब तारें जोड़नी है। ये है जी ऐड अ लिंक, क्लिक किया, राउटर 1 पे क्लिक किया, वो 6 पोर्ट्स खुल गई हैं, 2 वैन लैन की हैं और 4 वैन की। अब अपनी डायग्राम के मुताबिक इसके सीरियल 2/0 को इसके सीरियल 2/0 के साथ, इसके सीरियल 2/1 को इसके सीरियल 2/0 के साथ, इसके सीरियल 2/1 को इसके सीरियल 2/0 के साथ। तो हमारी, अच्छा आप ये देखें एक कर्सर ऐड वाले मोड में गया हुआ है, इस पे वापस क्लिक करें तो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ये पोर्ट के लेबल्स या नंबर्स इनके ऊपर नजर आए तो ये ऑप्शन है शो या हाइड। मैंने शो किया तो इंटरफेस के नंबर नजर आ रहे हैं, दोबारा क्लिक किया हाइड हो गए। अब ये तीसरा बटन देखें क्या है, सेव प्रोजेक्ट। जब मैं इसको सेव करूंगा, प्रोजेक्ट का मतलब है ये डायग्राम और इसमें मौजूद कॉन्फ़िगरेशन सब सेव हो जाएगा। अभी तो हमने डायग्राम बनाई है, कॉन्फ़िगर तो कुछ किया नहीं है, जब करेंगे तो वो भी सेव हो जाएगा। ये जी ऊपर प्ले का बटन, प्ले किया, ये चारों की चारों डिवाइसेस ऑन हो जाएंगी। और इनकी समरी अगर आप देखें, ये राइट साइड पे टोपोलॉजी समरी नीचे आ रही होती है। ये पहले रेड थे, अब ये सब के सब ग्रीन हो गए हैं। ये शो कर रहे हैं कि आपकी इस वक्त डिवाइसेस ऑन हो चुकी हैं। ले जी, अब आपने इनको एक्सेस करते जाना है और उसके बाद इनकी कॉन्फ़िगरेशन करते जाना है। अब एक्सेस करने के लिए जो लोग नए होंगे GNS3 में, आपने सिर्फ जाके राउटर पे डबल क्लिक करना है। बाय डिफॉल्ट टर्मिनल एप्लीकेशन जो होती है, CCNA में पढ़ते हैं टर्मिनल एप्लीकेशन, मैंने नाम बताए हुए हैं लोगों को। हाइपर टर्मिनल पुराने वक्तों का बड़ा मशहूर हाइपर टर्मिनल है, पटी है PUTTY, टेरा टर्म है और सिक्योर CRT। आजकल 2 ज्यादा चल रहे हैं, पटी और सिक्योर CRT, ठीक है जी। मैं सिक्योर CRT यूज करता हूं। GNS3 में बाय डिफॉल्ट पटी होता है, आपको कोई टर्मिनल एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, आप जस्ट राउटर पे डबल क्लिक करेंगे, पटी में वो खुल जाएगी उसकी CLI कंसोल और आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। मैंने असल में सिक्योर CRT भी इंस्टॉल किया हुआ है और मैंने उसे GNS3 के साथ एसोसिएट कराया हुआ है। मैं अब इस पर अगर डबल क्लिक करूं तो ये सिक्योर CRT में इसको खोलेगा, ठीक है। ये सिक्योर CRT में उसने ओपन कर दिया। इसी तरह मैं अब यहाँ राउटर 2 को भी उसी तरीके से ओपन कर लेता हूँ। ये सिक्योर CRT वही है जिसके साथ हमने भी अपने स्विच को भी एक्सेस किया था। तो मैंने सेटिंग्स कुछ इस तरह से की हुई है कि सिक्योर CRT में ओपन हो जाता है। तो ये जी चारों राउटर्स 1 2 3 4 ओपन हो गए। अब हमें इनकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी और मैं CCNA वालों से उम्मीद करता हूं कि लिंक अप करना और उनको IP एड्रेस देना सबको आता है, तो मैं लिहाजा मैं जल्दी इन सब की IP दे देता हूं। राउटर 1 का फास्ट ईथरनेट 0/0, इसका IP एड्रेस 200.100.50.100, मैंने डायग्राम पे यही लिखा था 255.255.0। राउटर 1 का जो फास्ट ईथरनेट है, इसके नीचे कोई डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, ठीक है जी। तो बगैर कनेक्टिविटी के मैं इस लिंक को अप करना चाह रहा हूं, बगैर कनेक्टिविटी के इस लिंक को अप करना चाह रहा हूं, तो वो किया जा सकता है। सिस्को iOS में टेस्टिंग पर्पस के लिए सिर्फ ईथरनेट इंटरफेसेस में सिर्फ ईथरनेट के लिए एक सहूलत दी गई है कि अगर आप वहां कमांड दें नो कीप अलाइव एंड नो शट डाउन, इसके साथ अगर कोई डिवाइस कनेक्टेड नहीं भी है तो ये लिंक अप हो जाएगा। और ये लिंक अप होने का फायदा हमें क्या है, हमें ऐसा फील होगा कि राउटर 1 के साथ एक लिंक कनेक्टेड है और उसके राउटिंग टेबल का वो हिस्सा बन जाएगा। अगर मैंने किसी भी स्टेज पे इसके साथ कोई लैपटॉप शैपटॉप जोड़ दिया, ये लिंक डाउन होगा। क्यों? मैंने कीप अलाइव बंद किया हुआ है। जो जिन लिंक्स के साथ कनेक्टेड होते हैं वहां पे कीप अलाइव इनेबल होना चाहिए।
और फास्ट ईथरनेट को अगर आप करना है बगैर कनेक्टिविटी के तो ये तरीका है। अब हमें आप जो पढ़ चुके हैं राउटिंग शाउटिंग उन्हें तो पता है इस काम के लिए मैं लूप बैक भी बना सकता था, लेकिन जिन्हें नहीं पता तो उन्हें हम तंग नहीं ना करेंगे, तो लिहाजा ईथरनेट इंटरफेसेस। अच्छा जी, उसके बाद इंटरफेस सीरियल 2/0 आईपी एड्रेस 1.1.1.1 255.0.0.0 नो शटडाउन। नो शटडाउन करना तो सिस्को के राउटर के तमाम इंटरफेसेस बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन होते हैं, शट डाउन होते हैं। तो मैंने राउटर 1 के 2 इंटरफेसेस थे, उन्हें अप किया और डू राइट करा के सेव कर लिया। ये तो आपको भी मसला नहीं होगा क्योंकि ये आपने भी किया। लिंक सिंपल सीधे सीधे लिंक आप हो रहे हैं। राउटर 2 पे आए, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 आईपी एड्रेस 200.100.100.255.255.255.0 नो कीप अलाइव नो शटडाउन। लैन इंटरफेस के लिए ऐसा होगा। इंटरफेस सीरियल 2/0 आईपी एड्रेस 1.1.1.2 ये मैं उसी डायग्राम के मुताबिक चल रहा हूं जी जो मैंने आपके सामने बनाई थी। 2/1 आईपी एड्रेस 2.1.1.1 नो शटडाउन। और जो कुछ मैंने यहां किया अगर आप वो देखना चाहें तो कमांड दूंगा यहां पे डू शो हिस्ट्री। ये टोटल कॉन्फ़िगरेशन मैंने की है। यहां ये गलती हो गई थी, डॉट नहीं लगाया था, बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशन 3 इंटरफेस मैंने इसके कॉन्फ़िगर किए हैं, एक लैन वाला 2 वैन वाले। इसी तरह राउटर 3 पे आ जाएं। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 आईपी एड्रेस 200.100.150.100 नो कीप अलाइव नो शट। इंटरफेस सीरियल 2/0 आईपी एड्रेस 2.1.1.2 नो शटडाउन। इंटरफेस सीरियल 2/1 इसका आईपी है जी 3.1.1.1 नो शटडाउन। डू शो हिस्ट्री करें तो ये 3 इंटरफेसेस हैं जो मैंने राउटर 3 के कॉन्फ़िगर किए हैं, सिर्फ आईपी दिया लिंक अप किया है। राउटर 4 लास्ट राउटर है जी। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 आईपी एड्रेस 200.100.255.255.0 नो कीप अलाइव और नो शट। इंटरफेस सीरियल 2/0 इसका एक ही वैन इंटरफेस है और वो ये है, ठीक है जी। नो शटडाउन, सिर्फ लिंक अप आईपी एड्रेस। राउटर 4 के 2 ही थे, एक लैन एक वैन। अच्छा, इन सारों को ना राउटर 1 से लेकर राउटर 2 तक, राउटर 4 तक, इन सब को राइट करवा दिया। कॉन्फ़िगरेशन सेव हो गई, स्टार्टअप कॉन्फ़िग बन गई है, ठीक है जी। अजान हो रही है, मेरा ख्याल है थोड़ी देर ब्रेक कर लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करता हूं। ओके जी, तो मैंने चारों राउटर्स के ऊपर राइट कर दिया। अब इसकी स्टार्टअप कॉन्फ़िग में सब कुछ सेव हो गया है। अब आप GNS3 में जाके यहां से दोबारा करें सेव प्रोजेक्ट। अब क्या हुआ होगा, ये टोपोलॉजी इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ सेव हो गई है, ठीक है जी। यानी अब मैं लेटर ऑन कभी भी इसको यहां से यूज करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं, लेकिन हम इसको आज छोड़ेंगे नहीं। हम इसके ऊपर ISIS भी अभी कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद उसकी एडवांस वेरिफिकेशन, उसके कीड़े निकालने, उसमें चीजों को छेड़ना, सब कुछ वो आगे बाद में फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी। हमारा ISIS पे लास्ट लेक्चर कल होगा, क्योंकि और भी कुछ चीजें हैं। आप कहेंगे सब लैब के बाद तो कुछ नहीं रह जाता, चीजें हैं। क्योंकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरा मकसद ये है कि ये वीडियो मैं हमेशा के लिए बना रहा हूँ, आज के बाद मुझे कभी दोबारा ISIS ताकि जिंदगी में पढ़ाना ना पड़े। तो इस वजह से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये मैक्सिमम मुकम्मल हो जाए। आप लोगों को, सब लोगों को अगर फौरी तौर पे लगता है ना कि मुझे शायद इसकी जरूरत पड़े ना पड़े, तो फौरी तौर पे तो वैसे आपको OSPF की भी कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है जी। लेकिन अगर आपको लगता है कि शायद मैंने किसी सर्विस पोर्टल में अप्लाई नहीं करना, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो लेटर ऑन कभी किसी स्टेज पे जरूरत पड़ सकती है, किसी सर्विस पोर्टल से ऑफर आ जाए और आपको इसकी जरूरत पड़े, तो आप ये वीडियोस उस वक्त देख के ISIS को अच्छे से समझ लेंगे। ये आपके कभी ना कभी जरूर काम आएगा।
और आप में से अगर कोई बंदा किसी भी स्टेज पे CCI या CCNP सर्विस प्रोवाइडर ट्रैक पढ़ना शुरू कर देता है तो तब भी इसके बगैर आपका गुजारा नहीं होगा। ओके जी, तो अब ये सेव हो चुका है। अब मैं आता हूं राउटर 1 पे और अब मैं कॉन्फ़िगर करने लगा हूं ISIS। आप सब लोगों ने रिप चलता हुआ देखा है या पढ़ा हुआ है, OSPF, EIGRP। तो आज एक नया प्रोटोकॉल आप कॉन्फ़िगर करने लगे, राउटर, और राउटर के बाद क्वेश्चन मार्क करें जरा, मुख्तलिफ ऑप्शन आपको नजर आ रही हैं। ये ISIS के आगे देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ISO वाला ISIS। तो और भी ISIS होता है कोई जी, कौन सा, डेकनेट वाला था, अब ये है जो कि अर्ली 90s में आ गया था। इसको डुअल ISIS या इंटीग्रेटेड ISIS कहते हैं। तो आज हमें चलाना है ISIS। अच्छा जी, इसके आगे क्वेश्चन मार्क करें तो देखें फिर दो ऑप्शन है। OSPF में एक ही होती है, कहता है लिखो प्रोसेस ID, मैंने जाने नहीं देना इससे आगे। ये कहता है आप एरिया टैग देना तो कोई वर्ड शर्ट लिख दें, नहीं तो ना लिखे, नहीं जरूरत तो मैं नहीं लिखूंगा, मुझे इस पर कोई जरूरत नहीं है इसकी। राउटर ISIS। अच्छा, आमतौर पे जब आप OSPF में इनेबल करते हैं तो वो अपनी राउटर आईडी इलेक्ट कर लेता है, इसने खुद कुछ नहीं करना। अब मैं क्या करने लगा हूं, यहां पे कमांड देने लगा हूं NET। इसे नेट नहीं पढ़ना, इट इज नॉट नेटवर्क, इट इज नेटवर्क एंटिटी टाइटल। और आपकी मर्जी है, मैंने पहले ही कहा था ये 47 या 49 में से कोई एक चीज चूज कर लें। 47 लिख देता हूं। अब राउटर 1 क्या मैंने पूरा लिखा हुआ है, आपको लिखवा दिए थे चारों NET क्या होगा, तो मैं जल्दी से टाइप कर देता हूं 00000000A.00। जब मैं एंटर करूंगा सिस्टम समझ जाएगा ये टोटल 10 बाइट्स हैं, तो लिहाजा एरिया को वो 2 बाइट देगा। एंटर, खत्म। राउटर 2 पे आए, राउटर ISIS NET 47.001, क्योंकि इसका भी एरिया 1 है, .0000000B.00। एंटर। ख्याल रखना है कि ये सिस्टम आईडी वाला जो मैक है ये चारों का मुख्तलिफ हो एक दूसरे से। राउटर 3, राउटर ISIS NET 47.002 0000000C.00। उसके बाद राउटर 4, राउटर ISIS नेटवर्क एंटिटी टाइटल इसका 002.0000000D.00। चारों को NET डिफाइन कर दिया, NSAP NET। पता आप क्या कुछ कर चुके हैं, चारों राउटर्स को उनकी सिस्टम आईडी भी बता दिया, चारों राउटर्स का एरिया भी कॉन्फ़िगर हो गया है। OSPF में एरिया कॉन्फ़िगर करना लग पता जाता है, एक हर इंटरफेस का अलग अलग इंटरफेस एरिया डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ सबका एरिया खत्म होगी कहानी, 2 एरिया बन चुके हैं, एरिया 1 और एरिया 2, और बैकबोन खुद ही कॉन्फ़िगर हो जाती है। लेकिन आपको ये तो बताना पड़ता है कि भाई इस प्रोटोकॉल में कौन कौन सा नेटवर्क, कौन कौन सा इंटरफेस एडवर्टाइज करना है। उसके लिए आम तरीका तो ये है कि वो नेटवर्क की कमांड यूज होती है, लेकिन ISIS में सिर्फ एक मेथड है, उस इंटरफेस पे जाएं और ISIS को इनेबल करें। सर इस कमांड पे यहाँ पे आप हेलो जनरेट शुरू हो जाए? नो, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी ना हेलो होगा ना इंटरफेस एडवर्टाइज होना शुरू होंगे, वो अब होंगे। राउटर 1 से शुरू करते हैं। तस्वीर में देखें जो आपके पास थी, राउटर 1 के इंटरफेस कितने हैं, 2, फास्ट ईथरनेट 0/0 और सीरियल 2/0। तो इंटरफेस सीरियल 2/0 कमांड है जी IP राउटर ISIS। इस इंटरफेस का जो भी नेटवर्क है वो ISIS में एडवर्टाइज होना शुरू हो गया है, और इस इंटरफेस से हेलो जनरेट होना शुरू हो गए। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 सेम वही कमांड IP राउटर ISIS। एक कमांड है, इसको तो कॉपी कर लें आप, बल्कि एक और फायदा दिखाता हूं, डू शो हिस्ट्री करें, यहां से यहां तक कॉपी किया, राउटर 2 पे आया, पेस्ट किया, इंटरफेस सीरियल 2/1 IP राउटर ISIS,
अब इसको कॉपी किया, राउटर, भाई राउटर 3 के भी तो यही 3 इंटरफेस हैं, IS चल गया। राउटर 4 पे आए और यहां पे आके आपने, अच्छा इधर एक इंटरफेस आपने, ये सीरियल 2/1 इसका नहीं है तो मैंने नहीं चलाया, एंटर नहीं किया था मैंने वहां बस। तो ये सारे जो आपके एग्जिट कर लिए यहां से बस, और ये मैंने चारों के चारों राउटर्स के ऊपर IS जो है वो चला दिए। अब जिस इंटरफेस पे IS चलाया है उस इंटरफेस से हेलो जनरेट होगा, उस इंटरफेस पे जहां जहां हेलो एक्सचेंज हो जाएगा आमने सामने, वहां नेबरशिप भी हो जाएगी, ठीक है जी। और इसी तरह उन्हीं नेबर्स के दरमियान जो है वो आपके राउटिंग अपडेट्स एक्सचेंज होंगी। अच्छा, अब इससे पहले कि मैं आपको यहां वेरीफाई करके दिखाऊं कि मैंने जो किया उससे क्या हुआ होगा, आप मुझे पहले बताएं भाई, इस वक्त तो बैकबोन एंड टू एंड है ना, राउटर A से D तक। पहले तो मुझे बताएं ये राउटर A कौन सा राउटर है, किस लेवल वाला राउटर है? लेवल 1 लेवल 2। राउटर B लेवल 1 लेवल 2। राउटर C लेवल 1 लेवल 2। राउटर D लेवल 1 लेवल 2। राउटर A और B में कितनी की दफा नेबरशिप हो रही होगी? 2 दफा। लेवल 1 इनकी नेबरशिप होगी, लेवल 1 लेवल 2 नेबरशिप, इनकी नेबरशिप टाइप लेवल 1 लेवल 2 है। राउटर C और D के दरमियान लेवल 1 लेवल 2 है, लेकिन B और C के दरमियान लेवल 2 नेबरशिप होगी। मैंने वो एग्जांपल देके बताई थी, पंजाबी जो है वो पंजाबी के साथ पंजाबी में भी बात कर सकता है और उर्दू में भी, लेकिन पंजाबी और पश्तो बोलने वाले ने आपस में बात करनी है तो ये जो है वो फिर उर्दू में बात कर सकते, कॉमन लैंग्वेज वही बनती है। तो यहाँ पे वही हिसाब है, B और C बॉर्डर्स के ऊपर है, तो ये अपनी सूबाई जुबान में नहीं बात कर सकते, यानी लेवल 1 पे नहीं बात कर सकते, इन्हें कौमी जुबान पे बात करनी पड़ेगी, एंड दैट इज लेवल 2। तो B और C की नेबरशिप लेवल 2 है। A और B इस वक्त लेवल 1 लेवल 2 है, C और D भी लेवल 1 लेवल 2 है। देखते हैं इनकी वेरिफिकेशन की कमांड क्या है। राउटर 1 पे आया और एक दफा जरा मैं पहले ना शो IP इंटरफेस ब्रीफ की कमांड दे के ये तसल्ली कर लूं मेरे लिंक अप है, मैं यहां से पिंग करके 1.1.1.2 को जो मेरे सामने वाला है वो पिंग हो रहा है, ठीक है जी। और अब मैं कमांड देता हूं शो IS नेबर्स, शो IS नेबर्स, यानी मैंने राउटर 1 से सवाल पूछा भाई IS नेबर कौन है इसका, राउटर 1 का एक ही नेबर होगा और वो कौन है, सिस्टम आईडी क्या नजर आ रही है आपको, R2। अच्छा ये याद रखिएगा सिस्टम आईडी असल में तो मैक है, लेकिन ये अपने नेबर का जो होस्ट नेम है ये वो डिस्कवर करता है और यहां शो वही कराता है। एक्चुअल में इसकी सिस्टम आईडी वही है जो इसका मैक हमने डिफाइन किया हुआ है, बट ये उसका R2 वो कहता है राउटर 2 जो है वो मेरा नेबर है और हमें कोई झटका नहीं पहुंचा, कोई शॉक नहीं लगा। हम थ्योरेटिकली तैयार थे इस चीज के लिए कि राउटर 1 को राउटर 2 के लिए कहना चाहिए था कि ये मेरा लेवल 1 लेवल 2 नेबर है। स्टेट इज अप, ठीक है जी। और होल्ड टाइम आपको यहाँ 25 नजर आ रहा है, आप कहेंगे आपने हमें 30 बताया था, 30 ही है। ये दोबारा नेबर की कमांड दे, गौर करें क्या हो रहा है इसके साथ। ये 0 से 29 तक, अगर आप 0 से शुरू करेंगे 29 तक जाएंगे तो ये 30 सेकंड ही बनते हैं, तो ये 0 से 29 तक जाएगा, 30 सेकंड है। हर 10 सेकंड बाद हेलो दोबारा आता है, जैसे ही हेलो जब से ये पहुंचेगा ना 21 पे तो उसके बाद दोबारा चला जाएगा ये 29 पे, तो 10 सेकंड जैसे ही मुकम्मल होंगे अगला हेलो आएगा, फिर अपडेट हो जाएगा। अच्छा राउटर 2 के कितने नेबर होंगे, 2। राउटर 2 और राउटर 1 किस लेवल पे है, लेवल 1 लेवल 2 अभी देखा। राउटर 2 का जो दूसरा हमसाया है सामने वाला राउटर 3, असल में ABC हमारे यहाँ राउटर 1 राउटर 2 राउटर 3 है ना, तो राउटर B के कितने नेबर होंगे, लेफ्ट पे A और राइट पे C। B और A तो हमें पता लेवल 1 लेवल 2 पे, लेकिन C को किस तरह से दिखाएगा, लेवल 2 नेबर। देखते हैं शो IS नेबर, तो कोई मुझे इसमें झटका नहीं लगा, कोई मुझे सरप्राइज नहीं मिला, मैं तैयार था राउटर 3 के लिए कि वो मेरा लेवल 2 नेबर होगा, ठीक है जी। कन्वर्जन क्यों नहीं हुई? मैंने कब कहनी हुई,
मैंने ऐसा कहा है अभी तक? कन्वर्जेंस हो चुकी है, इनके राउटिंग टेबल बन चुके हैं। पहला स्टेप था नेबर देखे जाए, तो नेबर बन गया, नेबर बन गए। अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि कन्वर्जेंस हो चुकी होगी। हर एक का राउटिंग टेबल जाके देखें, वो आपको ठीक ठीक नजर आएगा। अच्छा जी, अब इसमें राउटिंग टेबल को देखने के लिए फिर थोड़ी सी थ्योरी चाहिए। जब तक वो थ्योरी, ये देखना, ये देख के मजा आता है क्योंकि सब पता लग रहा है। अब राउटिंग टेबल में कुछ चीजें अजीबोगरीब नजर आ जाए, उनका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड ना हो तो समझ नहीं आएगा। तो इसका राउटिंग टेबल बिल्कुल बिल्ड हो चुका है, लेकिन हम पहले उसके लिए थोड़ा सा अपना थ्योरेटिकल बैकग्राउंड तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा बताता हूं, उसके बाद आगे काली करेंगे। ओएसपीएफ जो था उसमें या तो आपके सेम एरिया के राउट आपके पास आ रहे होते हैं ना, अपने एरिया वाले, या फिर दूसरे एरिया से आपके पास आते हैं। ओएसपीएफ में जो अपने एरिया वाले होते हैं उनको कहते हैं इंट्रा एरिया, वो आपको ओ से नजर आते हैं। और जो दूसरे एरिया से आते हैं उन्हें कहते हैं इंटर एरिया, वो ओ आई ए से डिस्प्ले होते हैं। कोड है उसका, फर्क है सेम एरिया वालों में डिफरेंट वालों में। जो अपने एरिया वाले हैं वो इंट्रा हैं, जो दूसरे वाले हैं वो इंटर एरिया है। तो आईएसआईएस में भी तो फिर ऐसा कुछ होना चाहिए ना, जो अपने एरिया वाला है वो इंट्रा होना चाहिए और जो दूसरे वाला है वो इंटर एरिया। ये लेवल 1 लेवल 2 का जो लफ्ज है ना आईएसआईएस में, ये बड़ी मुख्तलिफ 3-4 कॉन्सेप्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है। लेवल 1 लेवल 2 राउटर अलग चीज है, लेवल 1 लेवल 2 नेबरशिप अलग चीज है, ठीक है जी। लेवल 1 लेवल 2 राउट्स अलग चीज है। आईएसआईएस में जो इंट्रा एरिया राउट अपने एरिया वाले होते हैं वो लेवल 1 राउट्स होते हैं, और जो दूसरे एरिया से आते हैं वो लेवल 2 राउट्स होते हैं। यानी आईएसआईएस में अपने एरिया वाले के लिए अपने एरिया वाले के साथ L1 लिखा होगा, जिस तरह ओएसपीएफ में O होता है। जो दूसरे एरिया से आया उसके साथ लिखा होगा L2, यानी O की जगह L1, OIE की जगह OIA की जगह L2। तो आप देखते हैं जरा पहले क्या होना चाहिए राउटर 1 का टेबल। सब कुछ होगा राउटर ए के पास या राउटर 1 के पास। दो तो डायरेक्टली कनेक्टेड है ना जी, दो तो डायरेक्टली कनेक्टेड है। राउटर बी का ये वाला और ये वाला इंटरफेस किस एरिया में? एरिया 1 में ही है ना जी। ये दोनों जब राउटर ए के पास आएंगे तो L1 के तौर पे आएंगे अपने एरिया वाले जो है, लेकिन इसके और इसके बारे में क्या ख्याल है? ये तो एरिया 2 के राउट्स हैं। ये राउटर ए पे किस तरह से डिस्प्ले होंगे? L2। दूसरे एरिया से जो राउट आता है वो L2। OIA जो OSPF में बनता है वो यहाँ L2 बनता है। OSPF में जो चीज O बनती है वो यहाँ L1 बनती है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं राउटर ए पे 2 डायरेक्टली कनेक्टेड, 2 L1 के साथ और 3 L2 वाले होंगे। L2 वाले दूसरे एरिया वाले, L1 वाले अपने। भाई ये राउटर बी का ये वाला इंटरफेस जो है ये एरिया 1 का हिस्सा है, याद रहे। लेकिन सर ये नेटवर्क जो पूरा है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा 2 एरिया के जगह, पूरा नेटवर्क जो है ये वाला। हाँ तो हो रहा है। राउटर बी के लिए बी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा, सी अपने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा, ऐसे ही है, ठीक है जी। हम तो अभी बी से ए पे कैसे पहुंचा ये देखेंगे ना। तो बी के लिए तो ये बी की तरफ ये वाला इंटरफेस तो सेम उसी एरिया के अंदर है। तो हम जाते हैं जी अब राउटर 1 पे और कमांड देते हैं शो आईपी राउट, शो आईपी राउट। डायरेक्टली कनेक्टेड तो हमें पता ही है 2 है, वो ना देखें, फोकस सिर्फ आईएसआईएस वालों पे करें। तो कमांड दें शो आईपी राउट आईएसआईएस, 5 होने चाहिए। और कोई सरप्राइज तो नहीं मिला आपको देख के? अब ये L2 1 2 और 3, L1 वाले 2। अच्छा, अब ये आई जो साथ लिखा हुआ उसका क्या मतलब है? ISIS। OL1 इज लाइक O, OL2 इज लाइक OIA, ठीक है जी। 115 क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। आपकी तीसरे नंबर पे प्रॉपर्टी लिखी हुई है, इंटरव्यू जो लिया था तीसरा सवाल था। ये 20 और ये 30 है, ये क्या चीजें हैं? हर लिंक की कॉस्ट 10 है। जिसके साथ 30 लिखा हुआ है इसका मतलब है वो 3 लिंक्स दूर है मुझसे।
20 वाला 2 लिंक्स दूर है, 40 वाला 4 लिंक दूर है। ये, और ये वाकई 4 लिंक दूर है। मैं दिखाता हूं आपको इधर से, ये देखें, ये है 10 + 10 + 10 + 10। तो ए पे आते हुए कितने लिंक आए हैं? 4, तो 40 ही आना चाहिए। कोई सरप्राइज नहीं मिला, ठीक है जी। तो एक काम करते हैं, इस लैब को इस जगह सेव करते हैं। कहानी असल में खत्म नहीं हुई, अभी शुरू हुई है, ठीक है जी। तो अगला लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर होगा ISIS का, जिसमें हम वाइंड अप करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। VLAN तक हमने पढ़ा था, और VLAN में मैंने कहा था पूरा नहीं, VLAN की बेसिक्स ये भी पढ़ी है, यहाँ इसमें टाइप्स भी आगे पढ़नी है, जैसे नेटिव VLAN का कॉन्सेप्ट है, प्राइवेट VLAN का कॉन्सेप्ट है, वो चीजें भी आगे पढ़नी है। लेकिन हमने जहां छोड़ा था वो कॉन्सेप्ट ये था कि हमने कहा था जी पूरे VLAN को एक्सटेंड कर देना हमने। तो VLAN एक्सटेंशन स्टैटिकली होगी या डायनामिकली होगी, यहां से दोबारा रिज्यूम करना है हमने अपनी स्विचिंग को। लेकिन कल के लेक्चर में ISIS को खत्म करेंगे, फिर इसको देखेंगे। आज के लिए इतना ही जी, थैंक यू। आज की डेट क्या है? 9/4